यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बेटा आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई थिंक बेटा आप लोगों ने वैसे तो सबसे अभी मेरी कोई बातचीत क्लास 12 के सारे स्टूडेंट से नहीं हुई है, पर जो भी 2-3 बच्चों से हुई है आई थिंक मैंने उनको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। अभी तक मेरे पास में कोई भी किसी ने जो है क्वेश्चन आंसर जो है नहीं भेजे हैं स्क्रीनशॉट करके। तो अगर बच्चे ने किसी ने भी कर लिए हैं तो वो स्क्रीनशॉट करके भेज दे। और आप क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ से बेटा आप लोग स्टार्टिंग से स्टडी करते चलेंगे और हम आपको लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको किसी लाइन में या किसी भी जो है टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू बायोलॉजी तो आस्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 12 का उसमें भी रिप्रोडक्शन की बात हुई थी और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, किस किस तरह से जो है उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती, कैसे होती हैं। लगभग आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स में। भाई अगर प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम लोग बात करेंगे तो वो होता है फ्लावर। यानी अगर किसी प्लांट में फ्लावर है तो वही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। और इसलिए हम लोग इस चैप्टर में मेनली एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे हाइयर प्लांट्स होते हैं और जो है इन्हीं टाइप्स के जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावर्स फॉर्म्ड होते हैं और इसी वजह से हम फ्लावरिंग प्लांट ही लेते हैं। तो आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो इससे पहले के जितने भी जिम्नोस्पर्म हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गए, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। इस वजह से इनकी स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से हम लोग इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स ही लेते हैं और इस वजह से हम लोग इसमें मेनली एंजियोस्पर्म प्लांट्स की ही बात करेंगे। तो देखिए बेटा इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले ये चीज़ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग को बात करेंगे फ्लावर्स की, कि भाई फ्लावर्स है, फ्लावर्स कैसा है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, किस टाइप के प्लांट्स को हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था एंजियोस्पर्म, तो इसके सारे इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ डेवलप हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन के भी टाइप हैं कि भाई ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, बट इसमें हम लोग बात करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या अचीवमेंट होते हैं, इन सब पे बात करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। उस तरह से जो भी डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्शन होने के बाद, तो किस तरह से इसमें चेंजमेंट होता है, फ्लावर्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए नेट हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इनमें इस चैप्टर में बेटा हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम बता दें कि जो भी आर वी नॉट लकी दैट्स अ प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द myriads of flowers that we enjoy gazing of the essence of the perfumes and the sonar over। देखिएगा बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्लावर्स होते हैं ये फ्लावर्स कोई जो है हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते हैं या हमारे प्रॉपर यूज़ के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग आज के टाइम पे फ्लावर्स का यूज़ करके बहुत सारे परफ्यूम्स हो गए या कॉस्मेटिक्स हो गए और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इनका यूज़ आई थिंक मेडिसिनल में भी इनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्लावर्स का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे लिए बने हैं और हमारी सेल्फनेस के लिए ही बने हैं और हम इनका प्रॉपर यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी भी एक अपनी अलग एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी है। और किस तरह से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। ओके,
और किस तरह से जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें आपके फ्रूट्स सीड्स ये जो डेवलप होते हैं, आखिर ये किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, ये सारी की सारी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, पूरी जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जितना भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, द फ्लावर्स एंड फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो मैंने क्योंकि बताया था मेनली इसमें एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करेंगे। तो बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज में आस्क कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, मैं चाहता हूँ कि जो भी जितना भी इसमें एनसीईआरटी में कंटेंट है वो सारे कंटेंट आपको क्लियर हों। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे आपको ऐसे वाइज पढ़ाता सुनाता रहूँ, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड वगैरह तो है नहीं है, तो प्रॉब्लम्स ये आएगी कि अगर मैं ऐसे ही आपको रीडिंग करा करा के अगर इसी टाइप का समझाऊंगा तो अभी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन बाद में फिर आप मिस कर दोगे। तो मैं उसको थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज क्लियर करूँगा, तो एक नोट्स वाइज पॉइंट वाइज मैं क्लियर करूँगा। तो मैं आस्क करूँगा, आप उसको समझना और उसको अपने नोटबुक में पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लेना, और फिर उसको पढ़ के फिर आप अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, तो इससे आपको और इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में बेटा जानते हैं, आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होगा। ये फ्लावर जो होता है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का, और इसी में आपके मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब फ्लावर का भी पार्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का लोअर बेस पार्ट होता है उसे सेपल। उसमें कुछ फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और फिलामेंट्स में ही आपके एंथर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं एंथर में आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसको काफ़ी हम लोग डीप पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं। सबसे सेंटर लोअर बेस पे ओवेरी होती है, और ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेंटर पे आपका स्टाइल होता है। ठीक है, और इसी में आपके होते हैं सबसे अपर पार्ट में स्टिग्मा। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो जो आपके एंथर वाला पार्ट है, फिलामेंट से एंथर, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टाइल स्टिग्मा वाला है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जो फ्लावर का पार्ट था ये सब आपने पढ़ा है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो सबसे पहला बेटा आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी जो भी फर्टिलाइजेशन के पहले के जो भी क्या क्या वही चीज़ है, कैसे आप ये जानोगे कि हाँ इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और किस टाइम पे होगा, कैसे होगा भाई। उसके लिए ऑर्गन भी वेल डेवलप होने चाहिए, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा बेटा, सेवरल हार्मोन्स। देखिए जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा सारी एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, डोंट वरी। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर। भाई सबसे पहली बात, फर्टिलाइजेशन के लिए हार्मोन्स का सिक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ह्यूमन में भी आपने देखते हो कि मेल में भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, फीमेल में भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है, जिस वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, स्पर्म बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं। तो ऐसे ही जो है फर्टिलाइजेशन में प्लांट्स के लिए सेवरल हार्मोनल्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर। जैसे ही जैसे हार्मोनल सिक्रीशन होगा उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा और इसी से फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर से मैं जो है रिपीट कर रहा हूँ, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो यानी इसमें जो सबसे पहला बेसिक पार्ट हो गया वो हो गया हार्मोनल्स के सिक्रीशन का। सेकेंड पॉइंट है इनफ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बड्स एंड देन द फ्लावर। ठीक है, अब उसमें बेटा फ्लावर्स डेवलप होंगे, तो पहले फ्लावर बड्स होंगी, फ्लावर बड्स के बाद फिर क्या होंगे बेटा, फ्लावर्स होंगे, और फ्लावर, अब मैंने आपको जो इससे पहले भी फ्लावर का पूरा पार्ट बताया, तो इस तरह से एक फ्लावर डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट फिर से कर लीजिएगा, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बड्स एंड देन द फ्लावर। देखो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि प्लांट जब आप देखोगे तो प्लांट में ऊपर की तरफ भी बड आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके स्टेम में भी मिल सकते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरह से लीफ और फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फ्लावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बड्स एंड देन द फ्लावर। ओके, थर्ड पॉइंट है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्लांट का जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होते हैं, किसी किसी फ्लावर में सिर्फ मेल होता है या किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इन द फ्लावर्स। देखो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन द फ्लावर द एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये पूरे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शो करते हैं, ठीक। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, आपको यही चीज़ें पूरी सेम मिलेंगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं बेटा स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं, पॉइंट वाइज ही बेटा मैं आपको बताएंगे जिससे आपको चीज़ें इजी हो जाएं और क्लियर हो जाएं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम बेटा, एंड्रोसियम क्या होता है कि द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वोर्स ऑफ स्टोमिन, जो भी स्टेमिन का जो गुच्छा होता है बेटा, ठीक है, जो स्टेमिन का जो भी आपका बंच होता है, गुच्छा होता है, वही आपका एंड्रोसियम होता है, ठीक है, वही कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो समझ गए, द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ स्टेमिन। नेक्स्ट है द स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्टेमिन क्या कंसिस्ट करता है, तो जो आपका स्टेमिन है वो आपका फिलामेंट और एंथर कंसिस्ट करता है, ठीक है। फिलामेंट तो देखा होगा जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक स्टाक होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, देखो सबसे ऊपर आपके फिगर में फ्लावर में देखिएगा सबसे ऊपर दिया गया है, ठीक है ना, तो वो आपका होता है एंथर, ठीक है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब मतलब इसके 2 लोब्ड होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इस तरह से आपका, तो पहला तो हो गया हमारा एंड्रोसियम, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोसियम होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो गाइनोसियम। तो अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टेमिन देखने को मिले तो स्टेमिन का जो बंच है वही आपका एंड्रोसियम है, ठीक है, और ये स्टेमिन आपका कंसिस्ट करता है फिलामेंट और एंथर को, ओके, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट जो आपका अटैच होता है वो किससे होता है, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा जा भी सकता है। फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और टू द पेटल्स, यानी आप इसको बोल सकते हो या तो ये थैलेमस से और उसको पेटल भी बोल सकते हो। तो फिलामेंट जो अटैच होता है वो कहाँ से होता है, थैलेमस से और पेटल से, ठीक है। तो ये बेटा इसके 3 पॉइंट्स। और लास्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करते हैं एंथर की। तो एंथर क्या होता है, A typical anther is bilobed and each lobe is diathecous। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा। अ टिपिकल एंथर, जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी इसके जो एंथर के 2 लोब्ड होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो एंथर इज़ अ बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज़ डाइथिकस, और एक लोब जो इसका सिंगल लोब होता है वो कहलाता है डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब कैसा, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं, ये देखिएगा फिगर नंबर, देखिएगा आप फिगर नंबर 2.2। देखो बेटा फिगर नंबर 2.2 में एंथर को मैंने जब ऊपर से कट किया है तो आपने देखा होगा इसके 2 लोब नज़र आ रहे हैं। देखो एक राइट साइड से आ रहा है, एक जो है इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है, ठीक है, जो रेड कलर से साइन। जब हमने इसको ऊपर से कट किया है तो आपने देखा होगा बेटा कि इसमें 4 तरह के चैम्बर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें यही बोला है कि जो ईच लोब है, ठीक है, ईच लोब यानी जो सिंगल लोब है उसमें कितने, हाउ मैनी थीकास आर प्रेजेंट, 2 थीका। इनको जो केबिन को हम लोग थीका बोल रहे हैं, ठीक है, यानी एक लोब में 2 थीका
और लोब कितने थे, 2 लोब थे, यानी टोटल कितने थीका, 4 थीका। तो इसीलिए इनको हम लोग डाईथीकस बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो एंथर होता है वो बाई लोब्ड होता है और ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका, दिस इज कॉल्ड डाईथीकस। ओके, ठीक है। तो ये बेटा 4 पॉइंट्स है। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एंड्रोसियम होता है, ठीक है, जो स्टेमिन पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो एंड्रोसियम है। स्टेमिन आपका कंसिस्ट करता है फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट कहाँ अटैच होता है, तो बोलोगे थैलेमस या पेटल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंथर की। तो एंथर कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है और जो इसका ईच लोब होता है वो 2 थीका कंसिस्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाईथीकस। ठीक है, तो इतनी चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं, बेटा फिगर देख लीजिएगा और आप इससे समझ लीजिएगा, जितना मैंने जैसा आपको बताया है सेम आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन ही इसको स्टडी करिएगा अपने एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। आपको चीज़ें बहुत ईजिली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलेगा आगे इसी में हम लोग पढ़ते हैं। जो थीका होता है सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रनिंग लेंथ वाइज। जो आपका थीका होता है वो सेपरेटेड होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स में, ये आप जो लेंथ वाइज देख रहे हो। ठीक है भाई, आप ये जानोगे कि जो थीका होता है वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस ऐसा देखोगे कि जैसे ग्रेप्स होते हैं एक दूसरे में अटैच होते हैं, तो इसी तरह से जो थीका होते हैं वो भी इसी तरह से अरेंज होते हैं, लेंथ वाइज कंटिन्यू लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। ठीक है, थीका, ये थीका का अरेंजमेंट है। तो थीका आर सेपरेटेड बाई अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज जैसे एक स्टिक है, स्टिक में बहुत सारे डॉट 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 ऑफ लेंथ वाइज कर दो, तो इस तरह से थीका अरेंज रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या है, देखो बेटा, जिसमें स्पोर्स डेवलप हों, जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं वो कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ रहता है, ये रहता है एंथर में। देखिएगा, लाइन से याद करिएगा, मैंने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर। एंथर को जब हम ओपन करते हैं तो स्पोर्स मिलते हैं, तो ये स्पोर्स डेवलप कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा, ये लोकेटेड होता है कॉर्नर्स में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है बेटा, कॉर्नर्स में होता है। 2 इन ईच थीका, यानी सिंगल अगर एक थीका की बात करेंगे तो उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 2, एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, अब देखो फिर से मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा बेटा, हमने बताया था कि एक एंथर में, एंथर जो होता है बाई लोब्ड होता है। ठीक है, सिंगल जो लोब्ड होता है उसमें कितने थीका थे, 2। ठीक है, तो 2 लोब हैं तो उसमें टोटल कितने थीका, 4। ठीक, अब इसमें देखो उसी के आगे बोल रहा है कि जो एक थीका है वो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट करता है। तो टोटल 2 थीका कितने करेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, एक एंथर में टोटल कितने थीका थे, तो कितने थे, बाई लोब था, 2 थीका इधर और 2 थीका उधर, टोटल कितने थीका, 4 थीका हो गए। यानी 4 थीका में टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। जब एक थीका आपका 2 माइक्रोस्पोरेंजिया कर रहा है तो 4 थीका कितने करेंगे, 8 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि आपका जो एंथर है वो बाई लोब्ड होता है, ईच लोब 2 थीका आर प्रेजेंट। तो 2 थीका ईच इस लोब और 2 थीका अनदर लोब, टोटल 4 थीका। सिंगल थीका 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, तो 4 थीका 8 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो समझो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला था। अगर इतना आपने समझ लिया तो समझो आपको चीज़ समझ में आ गई। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, द माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच थीका।
ठीक है, एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपके रहते हैं। दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म पोलन सैक, और क्या डेवलप करते हैं, पोलन सैक, और इन्हीं पोलन सैक में क्या डेवलप होते हैं, विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो जो बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया है जो आपके कॉर्नर्स में रहता है, ठीक है, और एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं, वो डेवलप करते हैं पोलन सैक, और इन्हीं पोलन सैक में कंटेन होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये बेटा आपका इतना जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में था। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप करते हैं पोलन सैक, और इन्हीं पोलन सैक में मिलते हैं पोलन ग्रेन। तो बेटा समझ में आ गया आपको, तो इतना था बेटा। इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और बार बार, और इसमें जो फिगर बना हुआ है इसको ज़रूर देखिएगा, लोब बाई लोब। ठीक है, और लाइन से ही आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में आ चुका है, पूछा गया है कि द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी वॉल्स, 4 वॉल्स। ठीक है, तो वो जो 4 वॉल्स लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा माइक्रोस्पोरेंजियम की, जिसमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते थे। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। तो ये 4 लेयर हैं जिनसे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बना है। ठीक है, और ये सीरीज़ वाइज याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। ठीक है, फिर जो है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम, इन सब के हम फंक्शन आपको भी बताते हैं। तो द आउटर लेयर्स आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन डायसेंस टू एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। देखो बेटा, जो आउटर लेयर है जाहिर सी बात है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वो बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक, और जैसे ही ये आउटर लेयर ब्रेक डाउन होती है, आपके जो भी पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं। और तो ये जो एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इन सब की काम यही है, प्रोटेक्टिंग का है। जो सबसे लास्ट है टैप्टम, तो द टैप्टम क्या है, द टैप्टम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। याद रखिएगा, टैप्टम का काम ओनली नरिशमेंट का है। जो भी आपके पोलन सैक में जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, वो पोलन ग्रेन्स को जो बेटा न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके टैप्टम। ये लेयर है जो टैप्टम लेयर है, ये आपके पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो ठीक है, तो बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, एक थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 2, और टोटल कितने थीका थे, 4, यानी टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 8। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी लेयर से बने हैं, 4 लेयर से बने हैं। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी टैप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्टिंग लेयर हैं, और जो टैप्टम है वो हमारे पोलन ग्रेन्स को नरिश करने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, इन द यंग एंथर द स्पोरेंजियस टिश्यू फॉर्म द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस तरह से बेटा जो आपका यंग एंथर होता है, ठीक है, उसमें आपके स्पोर्स डेवलप होते हैं, जो भी आपके पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो डेवलप होते हैं, और सेंट्रली पार्ट में आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये जैसे ही एंथर पूरी तरह से कम्प्लीटली डेवलप इसी वजह से हो पाता है कि पोलन शेक डेवलप होगा, उसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, वो पूरी तरह से मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था। ठीक है, तो ये जितना आपका बेटा पूरी जो 2.21, ठीक है, ये जो आपका पैरा है विद फिगर, ये पूरा इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसा मैंने पॉइंट्स वाइज आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको ज़रा ध्यान से एक बार सुनिएंगे, और फिर आप ज़रा इसको अपनी बुक को आप एनसीईआरटी अगर एक बार लाइन बाय लाइन आप इसको रीड करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब एनसीईआरटी की ही हैं, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत हो गया है। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ये ठीक है, उसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। आपके जो भी ट्रांसफ़र सेक्शन जो फिगर में इसमें दिख रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए आज के लिए सिर्फ यहीं तक है। ओके, तो अच्छे से बेटा स्टडी करिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।